लक्ष्मी समझ गई थी कि उसकी बहन भीतर से टूटी हुई है। उसने कोई सवाल नहीं किए, कोई दबाव नहीं डाला, बस उसे सुकून से रहने दिया। स्वागत है मैडम खुशी यूट्यूब चैनल पर। अब हम सुनते हैं भाग्य पर आधारित शानदार कहानी। शनाया को वहां छोड़कर लक्ष्मी का दिल हल्का हो गया था, मगर दुकान का काम रुका हुआ था। मरम्मत चल रही थी। वह सोनू के साथ काम पर चली गई, जाते समय बस 2-4 शब्द बहन से कहकर। काम की व्यस्तता में शाम कब रात में ढल गई पता ही नहीं चला। जब लक्ष्मी वापस लौटी और अपनी ई बाइक इमारत के सामने रोकी तो उसका मन खौल उठा। सामने फिर से शुभम खड़ा था। एक पल को तो लक्ष्मी का मन हुआ कि बाइक उसी पर चढ़ा दे। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, शुभम ने झुंझलाकर कहा। मैं बस तुम्हें कुछ बताने आया हूं। लक्ष्मी का दिल सख्त हो गया। कभी वह कितनी नरम थी। शादी टूट चुकी थी, फिर भी उनके बीच एक रिश्ता था, सोनू का। क्या हर बार उसका सामना होते ही इतनी ठंडक जरूरी थी? लक्ष्मी ने बर्फीली निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या बात है? उसने सपाट आवाज में पूछा। डैडी। सोनू की आवाज सुनते ही शुभम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा, अपने बेटे को गोद में उठा लिया और प्यार से उसे गुदगुदाने लगा। सोनू खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी दौरान लक्ष्मी अपनी ई बाइक साइड में खड़ी कर रही थी। शुभम ने सहज से लहजे में कहा, आज तुम्हारे दादाजी तुम्हारे कुछ कजिन्स को मेरे ऑफिस ले आए थे, मुझे ढूंढ रहे थे। लक्ष्मी का माथा सिकुड़ गया। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। आखिर वह शुभम से तलाक ले चुकी थी। तलाक के कागजात पर दस्तखत होने से ठीक पहले उसके दादाजी उसकी एक्स सास से मोटी रकम ले चुके थे, 10,000 रुपए। लक्ष्मी को शक था कि वह पैसा कभी वापस आया होगा। शायद नहीं। एक बार जो रकम उसके दादाजी के हाथ लग जाती थी वह लौट कर नहीं आती थी। दोनों तरफ के लोग बेशर्म थे। अगर वे आपस में भिड़ते तो नजारा देखने लायक होता। अफसोस वह तमाशा उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ। शुभम ने धीमी आवाज में कहा, मेरा अंदाजा है कि जब उन्हें पता चला कि शनाया शाह वैभव राणा की पत्नी है तो वे उसे ढूंढते हुए शहर आ गए, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। फिर वे स्प्रिंगफील्ड पहुंचे मगर अंदर घुस नहीं पाए और शनाया ने उनके कॉल भी नहीं उठाए। उसने एक पल रुककर आगे कहा, वे तुम्हें ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम कहां रहती हो, इसलिए वे मेरे पास आ गए। इसी वजह से उसकी नई पत्नी जानवी के साथ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। जानवी को मनाने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शुभम और लक्ष्मी अब भी किसी तरह संपर्क में थे। लक्ष्मी ने तीखे स्वर में पूछा, तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि मैं यहीं रहती हूं? शुभम ने सोनू के गुलाबी गालों को देखा। साफ था कि लक्ष्मी अपने बेटे का पूरा ख्याल रख रही थी। उसकी आवाज नरम हो गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बस इतना कहा कि तलाक के बाद हमारा कांटेक्ट टूट गया है और मुझे नहीं पता तुम कहां रहती हो। वे लोग नेक इरादे से नहीं आए थे। शुभम को इससे फर्क नहीं पड़ता अगर लक्ष्मी पर उसके रिश्तेदार दबाव डालते, लेकिन उसे डर था कि कहीं इसका असर सोनू पर न पड़े। तुम्हारे 2 कजिन्स के कुछ कनेक्शन है, शुभम ने गंभीर होकर कहा। वे इधर उधर पूछताछ करेंगे, देर सवेर तुम्हारा पता ढूंढ ही लेंगे। उसकी आवाज और भी सतर्क हो गई। अगर वे यहां आकर हंगामा करें तो सोनू को मेरे पास भेज देना। किसी भी हालत में उसे डरने मत देना। कुछ पल के लिए शुभम चुप हो गया। उसके मन में अपनी निजी उलझनें भी चल रही थी। जानवी से शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, मगर अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई थी। उसकी मां अक्सर उसके सामने जानवी की बांझपन की बात छेड़ देती थी, जिससे शुभम का खून खौल उठता था। उसे लगता था अभी तो उनकी शादी को कुछ ही समय हुआ है, कोई 10-20 साल नहीं। 8-10 साल बाद भी अगर संतान न हो तब यह सवाल उठता है। उसे अपने ऑफिस की एक सफाई कर्मी याद आई। 19 साल की उम्र में शादी हुई थी, लेकिन कभी मां नहीं बन पाई। दवाइयां, टॉनिक सब आजमा लिया। आखिरकार दंपति ने एक छोड़ी हुई बच्ची को गोद ले लिया। कुछ साल बाद एक लड़के को भी अपनाया। वह अपने घर का सबसे छोटा बेटा था, जिसे उसके असली परिवार ने छोड़ दिया था। फिर 20 साल बाद, 29 नहीं, पूरे 39 की उम्र में वह महिला गर्भवती हो गई। इतने सालों में उसने मां बनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जब पेट बढ़ने लगा तो उसे लगा कोई गंभीर बीमारी है। रोते हुए उसने अपने पति से कहा कि शायद वह मरने वाली है। डॉक्टर ने जब बताया कि वह गर्भवती है तो दोनों सन्न रह गए। जब उसकी अपनी बेटी पैदा हुई तब गोद ली हुई बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा हाई स्कूल में था। दोनों गोद लिए बच्चे अपनी मां के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। कुछ ही सालों बाद उसका पति चल बसा, लेकिन बच्चे मिलकर अपनी छोटी बहन को पालते रहे। घर फिर भी चल रहा था।
शुभम यह सब याद कर भीतर कांप उठा। वह नहीं चाहता था कि उसे और जानवी को संतान के लिए 20 साल इंतजार करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो उसके माता पिता और बहन, जो पहले से ही जानवी से खुश नहीं थे, घर सिर पर उठा लेंगे। जानवी के अभी तक गर्भवती न होने की वजह से शुभम के दिल में एक अनकहा डर घर करने लगा था। उसे डर था कि कहीं समय के साथ उसका और सोनू का रिश्ता दूर ना हो जाए और जानवी का भी कुछ ना हो। यह डर उस दिन और गहरा हो गया जब उसने लक्ष्मी को दिग्विजय के साथ देखा। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि दिग्विजय सच में लक्ष्मी से कोई भावना रखता होगा, फिर भी एक आशंका उसे भीतर से चोट रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा किसी और आदमी को पापा कहने लगे। यह ख्याल ही शुभम को बेचैन कर देता था। वह चाहता था कि वह सोनू के साथ ज्यादा समय बिताए, अपने और बेटे के बीच के रिश्ते को मजबूत करे। साथ ही वह यह भी चाहता था कि सोनू और जानवी के बीच धीरे धीरे अपनापन पनपे। अगर भविष्य में जानवी कभी मां नहीं बन पाई और लक्ष्मी ने दोबारा शादी करने का फैसला किया तो वह सोनू की कस्टडी के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। आखिर सोनू उसका बेटा था। वह यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका बेटा किसी और को पिता कहे। लक्ष्मी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, उन्हें पता है कि हमारा तलाक हो चुका है, फिर भी वे मुझे क्यों परेशान करेंगे, और अगर करेंगे भी तो मुझे कोई डर नहीं है। सोनू उनसे वैसे भी ज्यादा जुड़ा नहीं है। उसने एक पल रुककर आगे कहा, और तुम तो अब उस लड़की जानवी से शादी कर चुके हो। अगर तुम सोनू को अपने साथ ले जाओगे तो वह क्या सोचेगी? आगे चलकर तुम्हारे और जानवी के भी बच्चे होंगे। लक्ष्मी की आवाज में कड़वाहट झलकने लगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम सोनू को अपने साथ रखो। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी पत्नी के बीच पहले से ही तनाव है। अगर सोनू वहां गया तो तुम्हारे माता पिता उसे सिर पर चढ़ा लेंगे और इसका असर जानवी के साथ रिश्ते पर पड़ेगा। आखिरकार नुकसान सिर्फ सोनू का ही होगा। उसने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूं कि तुम तलाक के समय तय हुई शर्तों का सम्मान करो। शुभम का चेहरा सख्त हो गया। मुझे तलाक की शर्तें मत समझाओ। मैंने तुम्हें मोटी रकम दी है। वह अपने हालात के बारे में सोचने लगा। उसकी नौकरी पहले जैसी नहीं रही थी। बोनस हाथ से निकल चुका था और अब वह मुश्किल से अपनी बेसिक सैलरी पर गुजारा कर पा रहा था। अवस्थी के साथ पार्टनरशिप टूटने के बाद अतिरिक्त आमदनी भी बंद हो गई थी। हालांकि पहले की मेहनत से उसने काफी बचत कर रखी थी, 10 लाख से ज्यादा। इसलिए अगर नौकरी चली भी जाए तो तुरंत जिंदगी नहीं बिगड़ेगी। फिर भी उसके दिल में एक कड़वाहट थी। उसके नुकसान के पीछे जो भी था वह उसे माफ नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है, किसी की आमदनी छीन लेना उसके परिवार को छीन लेने जैसा होता है। शुभम को पूरा यकीन था कि यह सब लक्ष्मी ने वैभव राणा से कहकर करवाया है। वैभव ने लक्ष्मी की भड़ास निकालने के लिए यह किया और इसी वजह से शुभम का गुस्सा लक्ष्मी पर उतर आता था। लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ सोनू को शुभम की गोद से वापस लिया। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी। क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई, या अब तुम मुझे ही दोष दे रहे हो? इतना कहकर वह बेटे को गोद में उठाए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। मुझे यह सब बताने आने के लिए धन्यवाद, उसने बिना पीछे देखे कहा। शुभम ने आवाज ऊंची की, क्या तुम मुझे ऊपर आकर कॉफी के लिए भी नहीं बुलाओगी? लक्ष्मी रुकी नहीं, बस इतना कहा, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई कप नहीं है। शुभम सन्न रह गया। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा फ्लैट, और एक कप कॉफी तक नहीं? क्या पत्थर दिल औरत है? ऊपर कमरे में सोनू ने मासूमियत से पूछा, मम्मी पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अब पापा को देखना भी मुश्किल होता जा रहा था। उसे मम्मी और मौसी बहुत प्यारी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे पापा की याद आती थी। लक्ष्मी ने बेटे के बाल सहलाए। पापा का ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर है सोनू, इसलिए उनके लिए हमारे साथ रहना मुश्किल है। सोनू ने सिर हिलाया जैसे बात समझ गया हो। फिर अचानक उसने पूछा, हम पुराने घर में क्यों नहीं रहते? लक्ष्मी कुछ पल चुप रही। तलाक के बाद से सोनू थोड़ा समझदार हो गया था। अब वह सवाल करने लगा था। थोड़ा सोचकर उसने कहा, पुराना घर अभी रिपेयर में है, उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम अभी वहां वापस नहीं जा रहे। बहुत बहुत समय? सोनू ने दोहराया। लक्ष्मी ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। सोनू चुप हो गया। जब मां बेटा घर पहुंचे तो रात का खाना तैयार था। शनाया शाह दिन भर ऊब गई थी। वह सोफे के सामने बैठी ड्राइंग बोर्ड पर कुछ यूं ही रेखाएं खींच रही थी। शानू मौसी! दरवाजा खुलते ही सोनू खुशी से चिल्लाया। लक्ष्मी की गोद से फिसलकर वह सीधे शनाया की ओर दौड़ा। शनाया ने ब्रश रखा, मुस्कुराई और दोनों बाहें फैला दी। सोनू को उठाकर उसने प्यार से
ढेरों चुम्मियां दी। मेरे शेर, उसने हंसते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया सोनू? सोनू ने हाँ कहते हुए अपने नन्हे से हाथ शनाया शाह की गर्दन में डाल दिए और उसके गालों पर एक के बाद एक ढेर सारे चुंबन जड़ दिए। उस मासूम अपनापन और बेफिक्री ने शनाया के दिल को इस कदर भर दिया कि उसके भीतर दिन भर से जमी उदासी पल भर में पिघल गई। उसका दिल स्नेह और ममता से लबालब हो उठा। लक्ष्मी, इतनी देर से क्यों आई हो? शनाया ने सोनू को सीने से लगाए लगाए अपनी बहन से पूछा। मैं तो कब का खाना बना चुकी थी, लक्ष्मी ने थकी सी मुस्कान के साथ कहा। इंटीरियर डिजाइनर आज देर तक काम करता रहा, इसलिए मुझे भी देर हो गई। रास्ते में सोच रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ बना लूं, लेकिन यहां आकर देखा तो तुमने सब कर लिया। शनाया ने हल्की सी सांस ली। बस थोड़ा सा दिल भारी था। बीमार नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्मी की नजर सोफे के पास रखे ड्राइंग बोर्ड पर गई। वह आगे बढ़ी और उस चित्र को ध्यान से देखने लगी। एक नाजुक सा हेयर पिन। मोड़ ठीक ना हो तो तुम्हारी ड्राइंग भी रूठ जाती है, लक्ष्मी ने प्यार से कहा। अभी कुछ दिन इससे ब्रेक ले लो। उसने खुद ही ड्राइंग बोर्ड समेट कर एक तरफ रख दिया। आज बाहर टहलने गई थी? मन ही नहीं हुआ, शनाया ने धीमे स्वर में कहा। पूरा दिन बस सोती रही। लक्ष्मी ने बहन के कंधे पर हाथ रखा। कल जरूर बाहर निकलना, घर में बंद रहोगी तो मन और ज्यादा भारी हो जाएगा। शनाया ने हामी भरी। कल से काम पर लौट जाऊंगी। छुट्टियों से पहले ऑनलाइन स्टोर के जो ऑर्डर आए थे उन्हें जल्दी पूरा करना है। अभी बच्चों के स्कूल खुलने में समय था। आज सोमवार था। अभी तो जैसे पूरा हफ्ता उसके पास था। काम में मन लगाने से शायद वैभव राणा की झूठी बातों का ख्याल बार बार दिमाग में नहीं आएगा, और अगर वो ख्याल दूर रहा तो गुस्सा भी कम होगा, शायद दिल भी थोड़ा हल्का लगे। अच्छा है, लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने जैसे अनायास ही कहा, नीचे शुभम मिल गया था। वो बस ये बताने आया था कि हमारे दादा फिर अपने पोतों की टोली के साथ शहर गए हैं। शनाया का माथा सिकुड़ गया। उन्हें यहां आने की जरूरत ही क्या थी? लक्ष्मी ने आवाज धीमी कर ली। अब जब उन्हें पता चल गया है कि वैभव राणा परिवार का वारिस है और तुम उसकी पत्नी हो, तो क्या तुम्हें लगता है वो ये नहीं मानेंगे कि हमारे पास ढेर सारा पैसा है? उन लोगों की बेशर्मी दीवारों से भी मोटी थी। सोचने और मांगने में उन्हें कभी झिझक नहीं हुई। तो शनाया की आवाज में तल्खी थी। सीधे वैभव के पास क्यों नहीं जाते? उसका अपने मायके से रिश्ता पहले ही कड़वाहट से भरा था। हो सकता है वो ऐसा ही करें, लक्ष्मी बोली। शनाया कुछ पल चुप रही। क्या वो सच में वैभव से पैसे मांगने चले जाएंगे? वो नहीं जानती थी। उनकी हालत अभी भी इतनी खराब नहीं है, शनाया ने ठंडे स्वर में कहा। नौकरियां चली गई, बिजनेस डूब गई, तब भी उनके पास इतनी बचत है कि अभी तो आराम से जी सकते हैं। लेकिन अपनी जेब से खर्च नहीं करना, दूसरों के पैसों पर नजर रखना, यह उनकी आदत है। कितने बेशर्म हैं। लक्ष्मी ने कड़वाहट से जुड़ा। तलाक में जो पैसे मुझे मिले थे उसमें से भी हिस्सा मांग रहे थे। मुझे फोन करके बोले, मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद लक्ष्मी रसोई में चली गई और खाने के बर्तन बाहर ले आई। उधर शनाया सोनू को हाथ धुलवाने ले गई। थोड़ी ही देर में तीनों छोटे से टेबल के चारों ओर बैठ गए। सोनू अब खुद खाना खा लेता था, भले ही आधा खाना मेज पर गिर जाता हो। लक्ष्मी उसे रोकती नहीं थी। मार्च में उसे प्री स्कूल जाना था। तभी डिंग डोंग, डिंग डोंग, डोरबेल बज उठी। मैं देखती हूं, शनाया ने कहते हुए चम्मच रख दिया और उठ खड़ी हुई। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कान थी। लगता है वो लोग सच में यहां पहुंच ही गए हैं। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके दिल की धड़कनें अनजाने ही तेज हो गईं। पर जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक किसी का हाथ सीधा शनाया की गाल की तरफ और एक जोरदार आवाज आई। आखिर कौन है वहां पर, जानने के लिए कोई और महिला शुभम जैसे आदमी पर फिदा हो जाए और आपसे ही रखेल बनने की कला सीख ले, लेकिन वो मैं कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी की आंखों में अजीब सामने से एक हाथ तेजी से उसकी ओर झपटा, पर थप्पड़ पड़ने से पहले ही हवा में थम गया। क्षण भर में शनाया ने उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें सख्त हो गईं। वो जानवी थी। जानवी को पूरा यकीन था कि दरवाजा लक्ष्मी खोलेगी। गुस्से में भरी हुई वह बिना देखे ही हाथ उठा चुकी थी, जो भी सामने आए उसे थप्पड़ मारने के इरादे से। लेकिन सामने शनाया को देखकर वह हक्का बक्का रह गई। किक बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करने वाली शनाया के रिफ्लेक्स बेहद तेज थे। वॉर उससे पहले ही थम चुका था। तुम? जानवी के चेहरे का रंग बदल गया। और तुम यहां क्या कर रही हो? शनाया की आवाज ठंडी थी, मगर उसमें आग छुपी हुई थी। उसने जानवी का हाथ झटक कर एक तरफ कर दिया।
जानवी संतुलन खो बैठी और 2 कदम पीछे हट गई। दोनों के बीच फासला बन गया। लक्ष्मी कहाँ है? जानवी चीख पड़ी। उसे बाहर बुलाओ, उसी ने मेरे पति को फंसाया है। ऑफिस से छुट्टी के बाद शुभम उसे यूं ही छोड़कर भाग गया था। उस वक्त भी जानवी का दिमाग उबल रहा था, क्योंकि शाह परिवार के लोग कंपनी में आकर शुभम को अपना दामाद कह रहे थे। तलाक हो चुका था, फिर भी इतनी हिम्मत। क्या शुभम और लक्ष्मी के दोबारा साथ आने की उम्मीद पाले बैठे थे सब? क्या उसे, जानवी को, सबने नजरअंदाज कर दिया था? उसने चुपचाप शुभम का पीछा किया था और देखा वह लक्ष्मी के पास गया। अब उसका गुस्सा सीमा लांघ चुका था। शनाया के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। मेरी बहन ने तुम्हारे पति से रिश्ता खत्म कर लिया है, वो क्यों लौटेगी? और वो अंधी नहीं है। क्या मेरी बहन से छीना हुआ आदमी तुम्हें अब भी सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहा? जानवी तिलमिला उठी। मेरी और शुभम की शादी हो गई है, अब हम पति पत्नी हैं। तुम्हारी बहन का उससे कोई रिश्ता नहीं बचा, फिर वो उससे चुपचाप क्यों मिल रही है? क्या वो बदला लेने की कोशिश कर रही है? उसकी आवाज में जहर था। वजन घटा रही है ताकि मेरे पति को रिझा सके, है ना? छी! शनाया की हंसी में तिरस्कार था। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मेरी बहन का हर कदम तुम्हारे लायक है? दुनिया में हजारों लोग वजन कम करते हैं, क्या सब तुम्हारे आदमी को फंसाने के लिए करते हैं? उसने तीखे स्वर में कहा। तुम उसे खजाना समझती हो, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई उसे वहीं समझे। मेरी बहन की नजरों में वो अब मिट्टी से भी बदतर है। तलाक के बाद चाहे शुभम ने कोई गलती ना भी की होती, तब भी मेरी बहन कभी वापस नहीं जाती। शनाया ने एक एक शब्द जोर देकर कहा। अच्छा घोड़ा कभी उसी चरागाह में वापस नहीं लौटता। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए गर्व झलक रहा था। साफ साफ सुन लो जानवी यादव, शनाया आगे बढ़ी। अपने आदमी को संभाल नहीं पाई, तुम मेरी बहन को दोष मत दो। जब उसने तुम्हारे पति के कारण अपनी जिंदगी में खलल डलते देखा, तब भी वो चुप रही, और आज तुम खुद यहां आकर हंगामा कर रही हो। अगर काबू में रखना है तो उसके पैर तोड़ दो, ताकि वो मेरी बहन के पास दोबारा ना आ सके। उल्टा मेरी बहन तुम्हें धन्यवाद देगी। जानवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। अंदर ही अंदर वह जानती थी गलती शुभम की ही थी, फिर भी वह चीख पड़ी। अगर तुम्हारी बहन उसे वापस नहीं चाहती तो वजन क्यों घटा रही है? शुभम ने उसे इसी वजह से छोड़ा था, अब वो फिर से खूबसूरत बनकर उसे वापस पाना चाहती है। मजाक कर रही हो? शनाया की हंसी इस बार और तीखी थी। तुम्हारा आदमी इतना बड़ा नहीं है जितना तुम उसे समझती हो। सिर्फ तुम्हारी नजरों में वो खजाना है। मेरी बहन चाहे तो वजन घटाए, इससे तुम्हें क्या तकलीफ? उसकी आंखों में चुनौती थी। या फिर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा? कभी खुद को दुनिया की सबसे सुंदर रखैल समझती थी, अब डर लग रहा है। डर ये है ना, शनाया ने अंतिम प्रहार किया, कि मेरी बहन तुम्हारे मुकाबले और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। उसने एक पल रुककर कहा, वैसे भी वो अभी से तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जानवी को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वह बेवजह बर्ताव कर रही थी। जो कुछ वह कह रही थी उसमें तर्क नाम की कोई चीज नहीं थी। असल में वह सिर्फ गुस्से में थी। पहले जब लक्ष्मी और शुभम साथ थे, शुभम अक्सर तंज कसता था कि लक्ष्मी का बढ़ा हुआ वजन देखकर उसका मन ही नहीं करता। शादी टूटने के बाद भी विडंबना यही थी, शुभम बार बार लक्ष्मी के पास आता रहा, और उधर लक्ष्मी, वो चुपचाप बदल रही थी। सिर्फ 2 महीनों में उसने कई किलो वजन कम कर लिया था। हालांकि सुपरमॉडल जैसी पतली वह अब भी नहीं थी, लेकिन आम लोगों की नजर में वह बस हल्की सी भरी हुई और बेहद सलीकेदार दिखने लगी थी। जानवी के मन में शक घर कर गया था। उसे लगने लगा कि शायद शुभम अब फिर से लक्ष्मी की ओर खींच रहा है, क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छी दिखने लगी थी। इसी बीच लक्ष्मी उनके पास आ गई। जैसे ही जानवी की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में जलन और नफरत एक साथ उमड़ पड़ी। वह लगभग चीख पड़ी, लक्ष्मी, ये मत समझना कि तुम्हारी कोई अमीर मासी है या तुम्हारा जीजा वैभव राणा है, इसलिए मैं डर जाऊंगी। अगर तुमने मेरे पति को बहकाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। लक्ष्मी को यह सुनकर हंसी आ गई, ऐसी हंसी जिसमें दया भी थी और व्यंग्य भी। वह बेहद शांति से बोली, मिस गुप्ता, क्या आप इसलिए इनसिक्योर फील कर रही हैं क्योंकि आपने किसी और का पति छीना है? क्या अब हर पल डर लगा रहता है कि कोई वही काम आपके साथ भी कर देगा? उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। शायद आप जैसी कमजोर समझ वाली कोई और महिला शुभम जैसे आदमी पर फिदा हो जाए और आपसे ही रखेल बनने की कला सीख ले, लेकिन वो मैं कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी की आंखों में
अजीब सी दृढ़ता थी। रिश्तों के मामले में मैं बहुत साफ सुथरी हूं। जिस आदमी को मैं छोड़ चुकी हूं, अगर वो किसी और के पास चला जाए तो मेरे लिए वो हमेशा के लिए दूषित हो जाता है। मैं उसे दोबारा कभी नहीं चाह सकती। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, हाँ, एक बात के लिए मैं सच में आपकी आभारी हूं। आपने शुभम को मुझसे दूर कर दिया। इसी वजह से मेरा तलाक बिना किसी अड़चन के हो गया और मुझे वो सब मिला जो मैं चाहती थी। कृतज्ञता के तौर पर मैं आपको वादा करती हूं, अगर भविष्य में शुभम पछताकर मेरे पास लौटना भी चाहे तब भी मैं उसे कभी मौका नहीं दूंगी। जानवी का चेहरा कड़वाहट से भर गया। शुभम कभी पछताएगा ही नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लक्ष्मी ने तुरंत पलटकर सवाल किया, बी, अगर वो आपसे इतना प्यार करता है तो आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? यह सवाल जानवी को भीतर धकेला गया। हां, शुभम उससे प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद उसे समझ आने लगा था कि रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, दो परिवार भी उसमें घुस आते हैं। शुभम ने उसके लिए खाना बनाना सीख लिया था। जब उसकी सास उसे ताने मारती तब वह जानवी के पक्ष में खड़ा होता, लेकिन वह अपनी मां की मदद करना भी पूरी तरह छोड़ नहीं पाया। वो उसे पूरी तरह सिर आंखों पर नहीं बिठा सकता था, जैसा कि वह छुपे हुए रिश्ते के दिनों में करता था। तब हर तोहफा महंगा होता था, हजारों के झुमके बिना सोचे समझे। अब बस फूलों का गुलदस्ता, शादी की अंगूठी भी सिर्फ 10 ग्राम की सोने की, कीमत भी नामात्र। क्या अब वह उसके लिए कम कीमती हो गई थी क्योंकि उसने उसे पा लिया था? अचानक जानवी ने तीखे स्वर में पूछा, शुभम पहले तुम्हारे पास क्यों आया था? इस इमारत में चुप चुप कर तुम दोनों क्या कर रहे थे? तभी लक्ष्मी को समझ आ गया, जानवी ने शुभम का पीछा किया था। उसके मन में एक कड़वी सी मुस्कान उभरी। वह सोच रही थी कि इस शादी का भविष्य कैसा होगा, और देखो, शादी का कुछ दिन होते ही भरोसा टूटने लगा था। वो सोनू से मिलने आया था, लक्ष्मी ने साफ साफ कहा, और कुछ जरूरी बातें बताने। मुझे यकीन है जो उसने मुझसे कहा वो आपको भी पता होगा। आखिर आप उसकी सेक्रेटरी जो हैं, वो आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकता। बस यही? जानवी ने सख्ती से पूछा। असल में वह जवाब जानती थी। उसे सिर्फ यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तलाक के बाद भी शुभम और लक्ष्मी का यूं मिलना जारी था। लक्ष्मी ने शुभम का नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अनुराधा ने चुपके से उसका पीछा किया और उसका पता ढूंढ निकाला। अब शुभम को भी सब मालूम था। नंबर ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। अगर वह कॉल नहीं कर सकता था तो सीधे आ सकता था, और यही बात जानवी को सबसे ज्यादा जला रही थी। मिस गुप्ता, शनाया शाह ने ठंडी लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो घर जाकर अपने पति से पूछ लीजिए। मेरी बहन से यहां आकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात साफ समझ लीजिए, आपके पति खुद लक्ष्मी के पास आए थे। मेरी बहन ने उन्हें नहीं बुलाया था। उसका सारा ध्यान अपनी जलन पर था, खासकर शनाया को लेकर। वह उम्र में छोटी थी, दिखने में भी ज्यादा सुंदर, फिर भी वैभव राणा की पत्नी शनाया थी। यह सच उसे अंदर से खाए जा रहा था। शनाया की जिंदगी उसे किसी सपने जैसी लगती थी, इतनी परफेक्ट कि अविश्वसनीय। आखिर वैभव राणा को उसमें ऐसा क्या दिखा जो उसने उसे अपना जीवन साथी बना लिया? यह सवाल सिर्फ जानवी के मन में नहीं था। कई लोग हैरान थे, आखिर शनाया में ऐसा क्या था जिसने वैभव राणा का दिल जीत लिया और उसे उसकी सबसे प्रिय बना दिया? तभी जानवी ने लक्ष्मी की ओर मुड़कर आदेशात्मक स्वर में कहा, लक्ष्मी, यहां से चली जाओ, दूर कहीं और बस जाओ, और मेरी सास को भी मत बताना, तब शुभम तुम्हारे पास नहीं आएगा। इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ कह पाती, शनाया का गुस्सा फूट पड़ा। मेरी बहन क्यों जाए? उसकी आंखों में आग थी। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। तुम्हें डर है ना कि शुभम फिर मेरी बहन के पास आ जाएगा, तो फिर दिल्ली छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाओ, तब वो लौट कर नहीं आएगा। फिर उसने वही शब्द जानवी की ओर उछाल दिए। जानवी, ये बात तुम्हें वापस लौटा रही हूं। अगर अपने आदमी को संभाल नहीं सकती तो बाहर के टेम्पटेशंस को दोष मत दो। यही बातें घर तोड़ने वाली औरतें किया करती हैं। अब निकलो यहां से। शनाया ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम्हें देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हारे मुंह पर गर्म पानी डाल दूं, शायद होश में आ जाओ। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह पलटी और लक्ष्मी से बोली, अच्छा हुआ जो तुमने शुभम से तलाक ले लिया, नहीं तो इस औरत की वजह से तुम्हारा बीपी कब का आसमान छू रहा होता। लक्ष्मी ने हल्की सांस ली। उस पर गुस्सा करना बेकार है। जितना हम परेशान होंगे उतना ही वो बार बार आएगी और सच में मान बैठेगी कि मैं भी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। अब उसके चेहरे पर कोई उथल पुथल नहीं थी,
बस एक अजीब सी शांति थी। वैसे, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले थोड़ा खराब मूड में थी, लेकिन वो आई, मैंने उसे अच्छे से सुना दिया। अब मन हल्का लग रहा है, भूख भी ज्यादा लग रही है। आज एक एक्स्ट्रा रोटी खाऊंगी। शनाया हंस पड़ी। खाओ ना, किसी ने रोका है? दोनों बहनें फिर से मेज पर बैठ गईं। तभी शनाया का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वीडियो कॉल चमक रही थी। वैभव राणा। एक पल के लिए उसके हाथ रुक गए। मन हुआ कॉल काट दे, लेकिन आखिरकार उसने उठा लिया। कनेक्शन होते ही वह कुछ नहीं बोली, बस अपना कटोरा उठाकर कैमरे के सामने कर दिया, यह जताने के लिए कि वह खाना खा रही है। खाना खा लिया। वैभव की आवाज आई। शनाया ने जवाब नहीं दिया, बस कटोरा थोड़ा और ऊपर कर दिया। वैभव मुस्कुराया। मुझे तुम दिख क्यों नहीं रही? फोन खराब है क्या? कल नया भिजवा दूं? बिना कुछ कहे शनाया ने कैमरा घुमा दिया। स्क्रीन पर सोनू दिखाई दिया, होठों पर ग्रेवी लगी हुई, पूरे मन से खाना खाते हुए। वैभव मौसा। सोनू ने खुशी से हाथ हिलाया। मैं खाना खा रहा हूं। शनाया मासी का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। वैभव के दिल में हल्की सी जलन चुभी। इसमें झूठ तो कोई नहीं है छोटे दोस्त, काश मैं भी वहां होता। फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या वैभव मौसा के लिए थोड़ा सा बचा लोगे? सोनू ने मासूमियत से सिर हिला दिया। अंकल वैभव नहीं खा सकते। क्यों? वैभव ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि अंकल वैभव फोन के अंदर रहते हैं। सोनू ने पूरे विश्वास के साथ कहा। वैभव ठाका मारकर हंस पड़ा, यहां तक कि शनाया भी मुस्कुरा उठी। सोनू। वैभव ने बात घुमाने की कोशिश की। मौसा को अपनी शनाया मासी दिखा दोगे? शनाया समझ गई, वह सोनू को ढाल बना रहा था। लेकिन सोनू ने उलझन से शनाया की ओर देखा और बोला, मासी तो यही है। उसने उंगली से शनाया की ओर इशारा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे तो मौसी दिख रही थी, फिर अंकल वैभव को क्यों नहीं? कुछ सेकंड के लिए वैभव भी चुप हो गया। 3 साल के बच्चे को वह यह बात आखिर कैसे समझाता? पर शनाया शाह ने वीडियो कॉल काट दिया। दूसरी ओर स्क्रीन के काले होते ही वैभव राणा ने धीमे से बुदबुदाया, अब तो मुझे सोनू को देखने भी नहीं दिया। अगर उसे पहले से अंदाजा होता तो वह सोनू से और बातें करता, उसे हंसाता। कम से कम शनाया उसकी आवाज तो सुन पाती। कमरे में शांति छा गई। लक्ष्मी ने अपनी बहन की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। जब से वह शनाया को अपने घर लाई थी, उसने एक भी सवाल नहीं किया था। वह जानती थी, जिस दिन शनाया खुद बोलना चाहेगी, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। सोनू का चेहरा ग्रेवी से सना हुआ था। लक्ष्मी हंस पड़ी और प्यार से उसका मुंह साफ किया। खाने के बाद शनाया को बाहर जाने का मन हुआ। कहां जा रही हूं? बर्तन धोते हुए लक्ष्मी ने पूछा। बस थोड़ी हवा खाने। तुम्हारी ई बाइक ले लूंगी, ज्यादा दूर मत जाना। लक्ष्मी ने सावधानी से कहा। बैटरी कम है, बीच रास्ते में बंद हो गई तो धक्का लगाना पड़ेगा। और जैकेट पहन लेना, बाहर तेज हवा है। ठीक है। फिर लक्ष्मी ने हल्की सख्ती से जोड़ा, और जैस्मीन को ड्रिंक के लिए मत बुलाना। वैभव तुम्हें लेकर परेशान है, और मैंने उससे वादा किया है कि तुम्हें न तो लापरवाही से ड्राइव करने दूंगी, न पीने जाने दूंगी। वैभव का नाम सुनते ही शनाया का चेहरा उतर गया। वह उससे नाराज थी, लेकिन सच यह भी था कि उसका नाम आते ही दिल में हलचल मच जाती थी। हर चीज उसे उसी की याद दिला देती थी। वह बड़बड़ाई, लक्ष्मी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूं, फिर भी तुम उसकी तरफदारी करके मुझ पर पाबंदी लगा रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा। मैं बस तुम्हारी सुरक्षा की सोच रही हूं। जब तुम्हारा मन खराब होता है, तुम पागलों की तरह गाड़ी चलाती हो। एक्सीडेंट का खतरा रहता है, और शराब 2 ग्लास में ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। फिर अगले दिन सिर दर्द का रोना। शनाया के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सोनू उछलता हुआ आया। मौसी, मुझे भी जाना है। जैसे ही उसने सुना कि शनाया बाहर जा रही है, वह दौड़ कर आया और उसकी टांगों से लिपट गया। शनाया झुककर उसे गोद में उठा लिया। उसने ई बाइक की चाइल्ड सीट निकाली और लक्ष्मी से कहा, मैं सोनू को थोड़ी देर बाहर घुमा लाती हूं, ध्यान रखना। लक्ष्मी ने तुरंत कहा, सोनू की जैकेट का हुड चला देना, हवा तेज है। हाँ, याद है। शनाया सोनू को लेकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह ई बाइक को बाहर धकेल रही थी, उसकी नजर बिल्डिंग के सामने खड़े एक जाने पहचाने शख्स पर पड़ी। वैभव राणा। वीडियो कॉल के दौरान उसने जानबूझकर उसे नहीं दिखाया था, इसलिए आसपास का ध्यान ही नहीं गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह यहां होगा। कब से खड़ा था वह? वैभव ने ठंड से बचने के लिए जैकेट पहन रखी थी। शनाया ने बिना रुके सोनू को सीट पर बैठाया, उसके सिर पर हेलमेट लगाया, फिर खुद भी हेलमेट पहन लिया और बिना उसकी ओर देखे बाइक आगे बढ़ा दी। सिरन।
वैभव की आवाज उसके पीछे गूंजी, लेकिन शनाया ने न तो पीछे देखा न जवाब दिया। वैभव कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, लेकिन शनाया ने रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही पलों में वह उसकी पहुंच से बाहर हो गई। वैभव वहीं हाँफता हुआ रुक गया। फिर उसने तुरंत फोन निकाला और जतिन को कॉल किया। मेरे लिए एक ई बाइक खरीदो। उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। और उसे लक्ष्मी के घर भिजवा दो। अगली बार जब शनाया बाहर निकलेगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, चाहे 2 पहियों पर हो या 4 पर। वह उसके साथ रहेगा, भले ही वह उससे बात ना करे, उसे अनदेखा कर दे, लेकिन बस दूर से उसे देख पाना भी उसके दिल को सुकून दे देगा। जतिन सब समझ गया। उसने बिना कोई सवाल किए ई बाइक खरीदने का इंतजाम शुरू कर दिया। आखिर पिछले कई महीनों में जब वैभव ने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी, तो वह शनाया के साथ हर तरह के साधनों से सफर कर चुका था। अब वह किसी भी कीमत पर उससे दूर नहीं रहना चाहता था। शनाया शाह और सोनू ने कॉलोनी के भीतर ई बाइक से 2 चक्कर लगाए। ठंडी हवा सोनू के गालों को छूती हुई गुजर रही थी और वह खिलखिलाकर हंस रहा था। कुछ देर बाद शनाया का मन हुआ कि उसे पास के सुपरमार्केट ले जाया जाए। वहां से वे स्नैक्स से भरा एक थैला और दूध का एक डिब्बा लेकर लौटे। लक्ष्मी के बिल्डिंग के सामने शनाया ने ई बाइक रोकी। अनायास ही उसकी नजर इधर उधर घूम गई। वैभव राणा कहीं दिखाई नहीं दिया। एक पल को उसे राहत मिली, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी कसक भी उभर आई। वह खुद नहीं जानती थी कि वह राहत थी या निराशा। पहले उतर जाओ सोनू, उसने प्यार से कहा। मैं बाइक गैरेज में खड़ी करके लॉक कर देती हूं। इमारत के पहले माले पर रहने वालों के लिए एक साझा पार्किंग गैरेज था। शनाया ने सावधानी से सोनू को नीचे उतारा और स्नैक्स का थैला वाव दूध का डिब्बा उसके पास रख दिया। सोनू को लगा कि ये सारी चीजें उसकी ही हैं। वह तुरंत थैले के पास उकड़ू बैठ गया। एक हाथ से स्नैक्स पकड़े, दूसरे से दूध का डिब्बा, जैसे कोई नन्हा सा चौकीदार अपनी दौलत की रखवाली कर रहा हो। सोनू, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। कौन है वो शख्स? जानने के सोनू को लगा कि ये सारी चीजें उसकी ही हैं। वह तुरंत थैले के पास उकड़ू बैठ गया। एक हाथ से स्नैक्स पकड़े, दूसरे से दूध का डिब्बा, जैसे कोई नन्हा सा चौकीदार अपनी दौलत की रखवाली कर रहा हो। सोनू, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। सोनू ने पलटकर देखा। पीछे वैभव राणा खड़ा था। उसकी आंखें चमक उठी। वैभव मौसा? वह उछलकर खड़ा हुआ और दोनों हाथ फैला दिए, जैसे कहना चाहता हो, मुझे उठा लो। उसी पल जब शनाया ई बाइक को गैरेज में धकेल रही थी, उसने वैभव की आवाज सुनी। अनायास उसका सिर मुड़ा और उसने देखा वैभव सोनू को गोद में उठा चुका था। बस एक पल की चूक। ई बाइक पास खड़ी एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल लड़खड़ाकर गिर पड़ी और ई बाइक भी झुक गई। संतुलन बिगड़ा और शनाया ई बाइक के साथ नीचे गिर गई। शनाया, वैभव की घबराई हुई आवाज गूंजी। उसने तुरंत सोनू को नीचे उतारा और दौड़कर गैरेज के भीतर आया। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह उसे सहारा देकर खड़ा करने लगा, उसकी बाहें थामकर, आंखों से जैसे हर खरोंच तलाश रहा हो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस्टर राणा, मैं ठीक हूं। शनाया ने उसके हाथ झटक दिए। उसकी आवाज ठंडी थी, भावनाओं से खाली। वह मुड़ी और गिरी हुई बाइकों की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे की बेरुखी और आवाज की दूरी वैभव के सीने में चुभ गई। सीधा इनकार भी इतना दर्द नहीं देता जितनी यह ठंडक देती थी। शनाया, उसने फिर पुकारा। शनाया की नजर उस पर टिक गई, सीधी, तीखी। वैभव शब्दों में बंद सा गया। मैं मदद कर देता हूं, तुम बस पीछे हट जाओ। मन ही मन उसने गहरी सांस ली। जैसा कि जगन बख्शी ने कहा था, अभी उसे बस उसका भरोसा वापस जीतना है। धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं, शनाया ने सपाट स्वर में कहा। मैं खुद कर लूंगी। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। वह हमेशा यही करती थी, कभी उसे पास आने का मौका नहीं देती। शनाया ने अकेले ही ई बाइक और मोटरसाइकिल को सीधा किया। तभी उसकी नजर मोटरसाइकिल के टूटे हुए साइड मिरर पर गई। उसके भीतर अपराध बोध उभरा। उसे मालिक को मुआवजा देना ही होगा, मगर वह जानती ही नहीं थी कि बाइक किसकी है। थोड़ा सोचकर उसने फोन निकाला और लक्ष्मी को कॉल किया। दी, उसने कहा, एक पेन और कागज ले आओ। गैरेज में किसी की बाइक गिर गई है, साइड मिरर टूट गया। मालिक कौन है पता नहीं, मैं एक नोट छोड़ना चाहती हूं। ठीक है, लक्ष्मी ने शांत स्वर में जवाब दिया। कुछ ही देर में लक्ष्मी पेन और कागज लेकर आ गई। गैरेज में खड़े वैभव को देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह वहां ऐसे खड़ा था जैसे बर्फ की मूर्ति। लक्ष्मी ने नजर उठाकर अपने जीजा को देखा। वैभव ने धीमे से बड़बड़ाया, शनाया, मुझे मदद नहीं करने दे रही। लक्ष्मी कुछ पल के लिए निःशब्द रह गई। वह समझ गई। शनाया के इनकार के बाद वैभव
बस वहीं खड़ा रह गया था, न जाने किस उम्मीद में। ये लो शनाया, लक्ष्मी ने पेन और कागज बढ़ाते हुए कहा। फिर उसने वैभव की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, यहां से चलो। गैरेज के भीतर ठंडक थी, लेकिन असली ठंड तो उन दो दिलों के बीच पसरी हुई थी। शनाया शाह से नजर हटाना वैभव राणा के लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने खुद को संभाला और चुपचाप लक्ष्मी के पीछे पीछे बाहर निकल गया। इधर कागज और पेन लेकर शनाया ने जल्दी जल्दी कुछ पंक्तियां लिखी, एक सादा सा माफीनामा। उसके नीचे उसने अपना नाम और फोन नंबर भी लिख दिया, ताकि बाइक का मालिक संपर्क करे और मरम्मत का खर्च तय किया जा सके। उसकी नजर मोटरसाइकिल पर पड़ी। एंटी थेफ्ट लॉक खुला था। उसने नोट को सावधानी से पैडल पर रखा और उसी लॉक से उसे जकड़ दिया, ताकि हवा में उड़ न जाए। सब कुछ ठीक करने के बाद वह गैरेज से बाहर आ गई। बाहर लक्ष्मी और सोनू दिखाई दिए, लेकिन वैभव कहीं नहीं था। दी, क्या वो चला गया? शनाया ने हल्की आवाज में पूछा। लक्ष्मी मुस्कुराई। तुमने इतना सामान खरीद लिया था? वैभव ने खुद ही कहा कि वो सब ऊपर पहुंचा देगा। शनाया ने होंठ भींच लिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें फेर लीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि बस घूमने निकली हो, लेकिन सीधे सुपरमार्केट पहुंच गई। तुम और सोनू दोनों को अकेला छोड़ दूं तो तब तक शॉपिंग करती रहोगी, जब तक थक ना जाओ। शनाया ने कंधे उचका दिए। जब मन भारी हो तो शॉपिंग सबसे अच्छी दवा होती है। दुकान से निकलते ही इंसान खुद को हल्का महसूस करता है। लक्ष्मी जोर से हंस पड़ी। बहाने मत बनाओ, तुम और सोनू तो बस स्नैक्स के लिए जाते हो। मानती ही नहीं। जब दोनों ऊपर पहुंची तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर वैभव राणा खड़ा इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी, सब सामान रख दिया है, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें लगातार शनाया पर टिकी रहीं। थैंक यू वैभव, लक्ष्मी ने अपनापन दिखाते हुए कहा। वैभव ने तुरंत जवाब दिया, अगर कभी भारी सामान उठाने में मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं हमेशा उपलब्ध हूं। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, यहां वैसे ज्यादा भारी काम नहीं होता, आज ठंड भी काफी है। ऐसे ही बाहर मत खड़े रहो, अंदर आकर कुछ गर्म पी लो, फिर जाना। वैभव की निगाहें अनायास शनाया की ओर चली गईं, जैसे उसी के इशारे का इंतजार हो। लक्ष्मी सोनू को गोद में लेकर अंदर चली गई। शनाया भी उसके पीछे पीछे आई, सीधी नजरें सामने। वैभव को जैसे दिखा ही नहीं। वह उसके पास से गुजरती हुई सीधे रसोई में चली गई। दरवाजे पर खड़ा वैभव कुछ पल के लिए जड़ सा रह गया। उसके भीतर कहीं कुछ टूट सा गया। शनाया ने उसे अंदर आने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। कुछ ही देर में शनाया रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में उबलते पानी का एक गिलास था। भाप उठ रही थी। उसने वह गिलास कॉफी टेबल पर रख दिया। फिर लक्ष्मी की ओर देखकर बोली, दी, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी, कल दुकान भी जाना है। उसने वैभव की ओर देखा तक नहीं, एड़ी घुमाई और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद हो गया। कमरे की खामोशी जैसे वैभव के सीने पर आकर बैठ गई। तभी लक्ष्मी उसकी ओर मुड़ी। वैभव, शनाया ने तुम्हारे लिए गर्म पानी रखा है, अंदर आकर थोड़ा गर्म हो जाओ। ओह, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। वह होश में आया और जल्दी से अंदर चला आया। उसकी नजरें अनायास शनाया के बंद कमरे के दरवाजे पर ठहर गईं। लक्ष्मी ने साफ शब्दों में कहा, अगर मेरी जगह होते तो मैं उसे परेशान नहीं करता। फिलहाल तुम अपनी पत्नी के साथ रहने वाले नहीं हो। यह बात वैभव के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। उसे किसी के साथ सोने की आदत डालने में ही कितना वक्त लगा था। अब जब वह रातों को अपनी पत्नी को बाहों में लेकर सोने का आदी हो चुका था, तो यह दूरी, यह खालीपन उसे कई जागी हुई रातें देने वाला था। खाली कमरे में उसका तकिया ही अब उसका सबसे करीबी साथी बनने वाला था। वह सोफे पर बैठ गया। सोनू, जो हमेशा से उससे जुड़ा रहता था, मां की गोद से फिसलकर नीचे उतरा और आकर वैभव की गोद में चढ़ गया। वैभव मौसा, सोनू। वैभव ने उसे एक हाथ से थाम लिया और दूसरे हाथ से पानी का गिलास उठा लिया। लेकिन उससे पहले कि वह गिलास को ठीक से नीचे रख पाता, उसे एहसास हुआ पानी अब भी बेहद गर्म था। इतना गर्म कि जैसे शनाया की खामोशी की तपिश उसमें घुल गई हो। वैभव राणा को अचानक याद आया, वो गिलास तो शनाया शाह खुद रसोई से लेकर आई थी। पानी उबलता हुआ था, भाप उठ रही थी, फिर भी उसने उसे बिना गिराए, बिना हाथ जलाए सावधानी से उठाकर रखा था। वह गर्म पानी शायद उसे सुकून देने के लिए ही था। हालांकि शनाया उससे नाराज थी, हालांकि वह उसे नजरअंदाज कर रही थी, माफ करने से साफ इनकार कर चुकी थी, फिर भी उसके ये छोटे छोटे ख्याल वैभव को यह एहसास दिला रहे थे कि वह जितनी कठोर दिखती है, असल में उतनी निष्ठुर नहीं है। इस सोच ने उसके सीने में जमी बेचैनी को थोड़ा हल्का कर दिया। उसी पल सोनू आगे झुका। वैभव तुरंत सतर्क हुआ
और गर्म पानी का गिलास एक तरफ खिसका दिया ताकि जरा भी छींटा न पड़े। सोनू की नजर स्नैक्स के थैले पर थी। वैभव ने मुस्कुराते हुए थैला अपनी ओर खींचा और उसके लिए खोल दिया। थैंक यू वैभव मौसा, सोनू ने मासूमियत से कहा। फिर उसने थैले में हाथ डाला, एक चिप्स का पैकेट निकाला और वैभव की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह आपके लिए है वैभव मौसा। शनाया मासी ने कहा था, यह टेस्टी है। वैभव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पता था शनाया सोनू को बहुत कम ही चिप्स खाने देती थी। कहती थी ज्यादा जंक फूड अच्छा नहीं होता। तो फिर वह खुद क्यों कभी कभी चिप्स का पैकेट ले लेती थी। वैभव ने जैसे ही पैकेट लिया, सोनू ने और भी 2-3 पैकेट निकालकर उसे थमा दिए। फिर वह फुर्ती से वैभव की गोद से उतरा और बचे हुए स्नैक्स से भरा थैला उठाने की कोशिश करते हुए बोला, बाकी ये सब मेरे हैं। लक्ष्मी हंस पड़ी। उसने थैला बेटे के हाथ से लिया और बोली, थैला तुमसे भारी है जनाब, अभी रख दो, आज नहीं कल खाना। एक साथ सब खा लोगे तो डिनर खराब हो जाएगा। फिर वह वैभव की ओर मुड़ी। सोनू किसी से शेयर नहीं करता। 2-4 बच्चों के लिए एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बड़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं। वैभव के चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सी छवि रहती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सोनू उससे कभी नहीं घबराया, बल्कि शुरुआत से ही उसके साथ सहज रहा। इसके उलट दिग्विजय से वह कई बार मिल चुका था, फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत सोनू आज तक नहीं जुटा पाया। इंसानी रिश्ते वाकई बड़े उलझे हुए होते हैं। वैभव ने अपने सामने रखे चिप्स के पैकेट फैलाए और बोला, सोनू मुझे स्नैक्स ज्यादा पसंद नहीं है, तुम चाहो तो वापस ले लो। सोनू ने झटपट सारे पैकेट उठाए और फिर से थैले में ठूंस दिए। यह देख वैभव हंस पड़ा। कुछ ही देर में सोनू फिर से अपनी मां की गोद में चढ़ गया। दिन भर की मस्ती और घूमने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह लक्ष्मी की बाहों में ही सो गया। वैभव जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक तरफ सोता हुआ बच्चा, दूसरी तरफ बंद कमरे में उसकी पत्नी और बीच में खामोशी, यह सब असहज लग रहा था। उसने पानी का आखिरी घूंट लिया और उठ खड़ा हुआ। दीदी अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। लक्ष्मी भी खड़ी हो गई, बेटे को संभालते हुए बोली, ड्राइव सेफली। वैभव ने कहा कि उसे छोड़ने की जरूरत नहीं, फिर भी उसके कदम अपने आप शनाया के कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ गए। दरवाजा बंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह लड़ाई सदियों से चल रही हो, जबकि सच यह था कि बस 2-3 दिन ही हुए थे। लेकिन ये दिन काफी भारी थे। वह रॉयल रेजिडेंस वापस नहीं गया। उसने गाड़ी मोड़ी और स्प्रिंगफील्ड की ओर निकल पड़ा। वही घर जहां शादी के कागजों पर दस्तखत के बाद वह और शनाया साथ रहे थे। उस घर में उन दोनों की कितनी ही यादें बसी थीं। अंधेरे में दरवाजा खोलते ही वह एकदम पीछे लौट गया। शादी की उस पहली रात में जब शनाया ने उसे बाहर ही बंद कर दिया था, उस पल वह भूल गया था कि उसकी एक पत्नी भी है, और शनाया यह भूल गई थी कि उसका एक पति भी है। तब उनका रिश्ता सिर्फ एक समझौता था, शालीन, औपचारिक और दूरी से भरा हुआ। और आज वही पल उसे हैरान करने वाले करीबी लग रहे थे, बेहद अपने। तभी एकाएक किसी ख्याल ने वैभव राणा को झकझोर दिया। उसने तुरंत लाइट जलाई और तेज कदमों से शनाया शाह के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा झटके से खुला। कमरे की वही जानी पहचानी सजावट, वही सादगी, वही अपनापन, और हर जगह उसकी मौजूदगी की हल्की सी छाप। अलमारी खोलते ही उसकी नजर कपड़ों पर गई। कुछ कपड़े गायब थे, पर सूटकेस अब भी वहीं अलमारी के पास रखा। यह देखकर वैभव ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसी पल उसे पहली बार सच में एहसास हुआ, किसी अपने को खो देने का डर कितना भारी लगता है। वह धीरे से उसके बिस्तर पर बैठ गया। उंगलियां बिस्तर की चादर पर फिसलती रहीं, जैसे इन चीजों के जरिए वह उसे छू पाना चाहता हो। शनाया, उसने बेहद धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। मैं तुम्हें अपने कामों से दिखाऊंगा कि अब मेरी जिंदगी में कोई झूठ नहीं होगा। अगर मैं फिर कभी तुम्हें धोखा दूं या दुख पहुंचाऊं तो तुम 1 साल तक मुझसे बात मत करना। वह खुद ही रुक गया। नहीं, 1 साल तो बहुत ज्यादा है, शायद 3 महीने। फिर उसे एहसास हुआ 3 महीने भी शायद वह झेल नहीं पाएगा। वह खुद से बड़बड़ाया, सच कहूं तो 1 हफ्ता ही काफी है। एक दिन तुमने बात नहीं की थी तो मैं पागल सा हो गया था। 1 हफ्ता, वही सबसे सख्त सजा होगी। अगर उस वक्त शनाया वहां होती तो शायद वह अवाक रह जाती। कुछ देर तक वह उसी कमरे में ठहरा रहा, फिर बाहर आकर मुख्य दरवाजा बंद किया, पर ताला नहीं लगाया। कौन जाने, अगर आधी रात को उसे ठंड लगे और वह उसकी गर्म बाहों को याद करते हुए लौट आए। हालांकि यह सिर्फ उसकी एक चाह थी, हकीकत बनने की बहुत कम संभावना। और वह जानता था
भले ही शनाया बात करने को तैयार हो जाए, उनका रिश्ता पल भर में पहले जैसा नहीं हो सकता। उस रात वैभव ने शनाया के कमरे में ही नींद ली। रात अजीब तरह से शांत थी। अगली सुबह शनाया हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठी। उसने लक्ष्मी और सोनू के लिए नाश्ता बनाया, जैसे वह हमेशा करती आई थी। वह अभी भी अपनी बहन के घर पर ही थी। नाश्ते के बाद उसने कार की चाबियां और फोन उठाया और बाहर निकल गई। आज उसे अपनी दुकान जाना था। ऑर्डर तेजी से निपटाने थे। ग्राहक पूछने लगे थे। दिल टूटना उसके लिए कमाई से बड़ा कभी नहीं था। एक दिन उसके लिए काफी था अपने जज्बातों को समेटने के लिए। सुबह सुबह ट्रैफिक कम था। वह गाड़ी चलाती हुई धीरे धीरे दिल्ली स्कूल के पास पहुंच गई। दुकान के सामने गाड़ी रोकते ही उसकी नजर सामने खड़े मिस्टर चतुर्वेदी पर पड़ी। हाथ में प्लेट थी, चेहरे पर मुस्कान। गुड मॉर्निंग चतुर्वेदी अंकल। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? शनाया ने मुस्कुराकर पूछा। गुड मॉर्निंग शनाया। अभी अभी खत्म किया। तुमने खा लिया? हाँ, मैं नाश्ता करके ही आई हूं। मुझे लगा आप तो स्कूल खुलने के दिन ही दुकान खोलते हैं। चतुर्वेदी हंस पड़े। स्कूल परसों से खुल रहा है। हम आज सफाई और तैयारी के लिए आ गए। फिर वह पास आकर बोले, मुझे लगा था आज तुम्हारी दुकान बंद होगी। आस पड़ोस के लोग जानते थे शनाया अब राणा परिवार की बहू है। मिस्टर चतुर्वेदी तो अपनी पत्नी से गर्व से कहते फिरते थे, मैंने कहा था ना, ये लड़की आगे बहुत नाम करेगी। पर तुमने मुझे यूं ही बातों नहीं समझा। उनकी पत्नी झुंझलाकर बोली थी, तो फिर मेरी किस्मत भी बता दो, कब जैकपॉट लगेगा और नया पति कब मिलेगा? तुम ज्योतिषी बन जाओ, हमारे बिजनेस से ज्यादा चल जाएगा। मिस्टर चतुर्वेदी ने संकोच से कहा था, अरे नहीं, ये तो बस शौक है। लेकिन एक बात सच थी, वह शनाया के बारे में सही साबित हुआ था और अब उसे इस बात पर लंबे समय तक गर्व करने का हक था। जैस्मीन भी अब आराम और समृद्धि की जिंदगी जिएगी। हालांकि उसका परिवार पहले से ही संपन्न था, पर शनाया, उसकी कहानी सचमुच जमीन से आसमान तक पहुंचने की थी। तभी अचानक शनाया की दुकान के पास एक कार तेजी से आकर रुकी और उससे उतरे शख्स को देख उसके अंदर एक अजीब सा भाव उभरने लगा। आखिर कौन आया था शनाया की दुकान पर? जानने